आप सभी का स्वागत है। ऑस्ट्रिया ने टूरिस्ट वीज़ा को रिज्यूम कर दिया है इंडिया में। काफ़ी सारे इंडिया के अंदर डिफरेंट कॉन्सुलेट्स ने ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट्स देनी शुरू कर दिया है कैटेगरी सी में, यानी शॉर्ट स्टे में, या एज अ विजिटर या इनविटेशन पे या स्पॉन्सरशिप पे। सब पे कैटेगरीज ये ओपन हो चुकी हैं। मैक्सिमम कॉन्सुलेट्स ने अपॉइंटमेंट देनी भी शुरू कर दी है। अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए कंसिडर करना चाह रहे थे तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। और अगर आप शेंगन में अप्लाई करना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज कंट्रीज जो ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, तो उस लिस्ट में अब ऑस्ट्रिया का नाम भी ऐड हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया कोरोना से पहले अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो ऑस्ट्रिया यूज्ड टू बी ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान, इस टाइप का मिड रेंज काइंड ऑफ ए वीज़ा था जो मिल भी जाता था और कभी कभी रिफ्यूज़ भी हो जाता था। यानी ना ज़्यादा टफ है पोर्चुगल की तरह, ना बहुत ज़्यादा आसान है फ्रांस की तरह। जो पहले था कोरोना से पहले की अगर बात करें तो मिड रेंज वाली कैटेगरी में होता था कि यहाँ पे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता टाइप। तो अब ये रिसेंटली ओपन हुआ है तो अभी तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये अभी आसानी से मिलेगा या पहले की तरह मुश्किल रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले जितना मुश्किल तो नहीं होगा, पहले से तो आसान ही होगा, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद वहाँ पे टूरिज़्म रिज्यूम हुआ है। बट वहाँ पे अच्छी बात ऑस्ट्रिया में ये भी होती है कि वहाँ का जो लोकल टूरिज़्म है वो वहाँ पे लॉस में नहीं गया। यानी ऑस्ट्रिया के अंदर जो अलग नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, जैसे जर्मन्स हैं, चेक हो गए या पॉलिश हो गए या फ्रेंच हो गए, उन्होंने ट्रैवल करना बंद नहीं किया। तो जब लॉकडाउन हो गया था उसके बाद जब ये रिज्यूम हुआ तो वहाँ के लोकल यूरोपियंस ने, अदर कंट्रीज़ के यूरोपियंस ने ट्रैवल अपना कंटिन्यू करा, जिससे वहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज़्म को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ। और 2 साल के बाद जब उनकी रिजम्पशन हुई है तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ की नाम को लिस्ट किया गया है, जिसमें इंडिया का नाम भी है। तो इंडियंस वहाँ पे जा सकते हैं, आपके पास वैक्सीनेशन होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ वहाँ पे कोविशील्ड एक्सेप्टेड है और कोवैक्सीन के लिए भी एक्सेप्टेंस है। अगर आप कोवैक्सीन भी लगवा चुके हैं तो तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन उस केस में इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर फाइनल डिसीजन रहता है। वो आपकी एंट्री के लिए RT-PCR की रिपोर्ट भी मांग सकता है, वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो उसके लिए जब आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे अपने एयरलाइन से कस्टमर केयर पे इसे वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। या फिर आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हैं तो आप अपने एजेंट को भी ये चीज़ बोल सकते हैं, वो आपके लिए ये वर्कआउट करके आपको बता सकते हैं। ऑस्ट्रिया की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी सेम है, बस इसमें थोड़ी चीज़ों का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। ऑस्ट्रिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कैश दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पे जैसे दूसरी कंट्रीज़ के जब वीज़ा लगाए जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट बैलेंस हम लोग यूजुअली कैरी कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। हम आराम से 3 से 4 लाख का बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रिया में ये चीज़ देखी गई है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे उनका वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, मिल जाता है लेकिन कम मिलता है। और कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो उसी में ही देखा गया है कि इनका वीज़ा अप्रूव होता है। 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट है, कुछ केसेस में 3 की भी एक्सेप्ट कर ली जाती है। 2 साल की टैक्स रिटर्न है और जो भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। कंपनी है तो आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जॉब करते हैं तो कंपनी से आपने लीव सेंक्शन करा दी हो, उसका प्रूफ आपको जमा कराना होता है। सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो सैलरी स्लिप आप उसमें जमा कराएं। अगर डिविडेंड आता है किसी कंपनी से तो डिविडेंड की स्टेटमेंट आप जमा करा सकते हैं। रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम का एज अ प्रूफ आप उस प्रॉपर्टी का जो रेंट एग्रीमेंट है वो जमा करा सकते हैं। जिस अकाउंट में रेंट आता है उसकी स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं। और रेंटल स्लिप्स अगर आपका CA उसको इशू करता है तो उसको भी आप साथ में सबमिट करा सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट लेटर दे सकते हैं और साथ में पेंशन स्लिप्स भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यूजुअली आपको ध्यान ज़्यादा रखना होता है ट्रैवल आइटनरी पे। देखिए, ऑस्ट्रिया में ट्रैवल आइटनरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये बात मैं आपको एडवांस में ही क्लियर कर देता हूँ। ट्रैवल आइटनरी डे वाइज आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी जगह जा रहे हो, क्या देखना है, कितने बजे पहुंच रहे हो, ये चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। बहुत सारे रिफ्यूज़ल के केसेस जो थे, जो कोरोना से पहले एनालाइज़ किए जाते थे, जब हम लोग एनालाइज़ करते थे उसमें ट्रैवल आइटनरी बहुत बार एक कॉमन फैक्टर बन जाता था। तो इसीलिए इस बार भी ट्रैवल आइटनरी के ऊपर काफ़ी फोकस रख के ही आप अपना ट्रैवल प्रोग्राम फाइनल करें और उसके बाद ही ऑस्ट्रिया को अप्लाई करें। ओवरऑल ऑस्ट्रिया बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही रिच देश है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, बहुत हाई पर कैपिटा इनकम है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में भी आता है, बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, पीसफुल कंट्री है, एजुकेटेड सोसाइटी है और बहुत ही खूबसूरत भी है देखने के लिए। तो सारे ही प्लस पॉइंट है।
बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि थोड़ा सा महंगा है, राइट। आपका एक ट्रिप जो है 10 दिन का ट्रिप यूजुअली 1.5 लाख के आसपास का कॉस्ट करेगा आपको। 10 दिन के लिए ऑस्ट्रिया में रहने का मतलब है 1.5 लाख का बजट आप रखें, जिसमें खाना पीना, फ्लाइट, ट्रांसपोर्टेशन ये सारे इंक्लूड हो सकता है। अगर आप 3 स्टार होटल लेकर चलते हैं, अगर होटल को बढ़ाते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। हम यहाँ पे चीपेस्ट फ़्लाइट को लेकर चल रहे हैं, जो कि यूजुअली 60-65 हज़ार रुपये की आजकल आ रही है। अगर फ़्लाइट 80-90 की हुई तो अगेन आपका डिफरेंस अमाउंट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग कराने से हमें एक अच्छा रेट मिल सकता है इन कंपैरिजन टू बिल्कुल लास्ट आवर में। अगर लास्ट मिनट में हम बुकिंग कराएंगे तो फिर उस केस में हमें फिर एक्स्ट्रा ही पैसे देने पड़ेंगे। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आई एम वेरी मच श्योर कि ट्रिप भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और वीज़ा मिलने के चांसेस भी आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ध्यान रहे ट्रैवल आइटनरी में कोई मिस्टेक ना करें। अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने की लगाएं जिसमें स्टैम्प जरूरी हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि स्टैम्प लास्ट पेज पे लगवा लेते हैं, बस ऐसा ना करें। जितने पेज हैं कोशिश करें उन पे स्टैम्प लग जाए। फर्स्ट और लास्ट पेज पे तो मैंडेटरी है, करवा के ही रखें। इसका आपको ध्यान स्पेसिफिकली रखना होगा। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट साथ में ना लगाएं जो आपकी हेल्प नहीं कर रहे। लोग काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं जो अनवांटेड होते हैं। अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को साथ में ना अटैच करें, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। वैसे तो VFS ऑफिसर ही आपको रिटर्न कर देंगे, बट इन केस अगर वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ये ना सोचें कि इससे कुछ आपके केस को इम्प्रूवमेंट मिलती है। क्रेडिट कार्ड अनलेस आपका 7 फिगर्स वाला लिमिट का नहीं है या इंटरनेशनल 7 फिगर की लिमिट वाला नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी यूज़ करने की। यानी 10 लाख की लिमिट वाला हो और इंटरनेशनल कार्ड हो तब तो आप उसे अटैच करें, और ख़ास तौर से ट्रैवलर्स कार्ड हो तब तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज़ उसकी कोई खास वैल्यू काउंट होगी नहीं। तो अननेसेसरी अपनी फ़ाइल को बल्क करने से अच्छा है कि हम सिर्फ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा ना लें। आप अच्छे से जानते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स एक इलीगल स्टेप है, गलत स्टेप है, और गलत स्टेप का फिर रिजल्ट भी गलत ही आएगा। एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ भी कर सकती है और कुछ केसेस में तो ब्लैक लिस्टिंग भी देखी गई है। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे शुरू से हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होगी कि वीज़ा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।